हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसका दो अकाउंटिंग प्रॉब्लम हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि एडमिशन के समय 5 तरह के अकाउंटिंग प्रॉब्लम होते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा, कैपिटल एडजस्टमेंट। इन 5 में से हम 2 पढ़ चुके थे। पहला 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये 2 हम पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है, अब लिखो टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये ट्रीटमेंट क्या है और क्यों होता है? सुनो बच्चे लोगों, हम 11th में पढ़े थे एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है कि हमको सारे एसेट्स को, खास करके फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस से डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो बैलेंस शीट में आएगा। हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, खास करके इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों? इस प्रकार मान लो, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमको बेचना नहीं है, वो तो हम खरीदे हैं रीयूज के लिए। जब उसको खरीदना ही नहीं है, जब उसको बेचना ही नहीं है, तो मार्केट वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए फिक्स्ड एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस में, और अगर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस से डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचेगा उस वैल्यू में हम दिखाएंगे एसेट साइड में। ठीक है ना? तो उस चैप्टर का, इस चैप्टर से, उस टॉपिक का, उस कंसेप्ट का इस चैप्टर से क्या रिलेशन? सुनो, मान लो ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए थे आज से मान लो 10 साल पहले। उस समय वो अपने बिजनेस के लिए एक शॉप परचेज किए थे, लेट 10 लाख रुपए में। ठीक है, अब 10 साल के बाद भी उनका बिजनेस चल रहा है, तो शॉप भी उनके पास है, और शॉप उनका एसेट है। बिल्डिंग के नाम पे आप उसको वो दिखा सकते हो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वो शॉप बिल्डिंग के नाम पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा पक्का। कौन सा प्राइस में होगा? 10 लाख में होगा या 10 लाख से कम होगा? अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की हो तो 10 लाख में आएगा, और डिप्रिसिएशन चार्ज की हो तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचेगा
वो आएगा। मान लो डिप्रिसिएशन काटने के बाद वैल्यू है 8 लाख, मान लो आप 2 लाख रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज किए हो पिछला 10 साल में, तो 10 लाख से 2 लाख माइनस करोगे तो 8 लाख में वो अपीयर कर रहा होगा, है ना। तो अब मान लो अब 10 साल के बाद सी उनके फर्म में आना चाहता है, तो ए और बी पक्का डिसाइड करेंगे कि इस शॉप का वैल्यू को रिवैल्यू कर लें, और जो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे वो आपस में बांट लें। तो उन लोगों उस दिन सी का एडमिशन से तुरंत पहले ए और बी मार्केट वैल्यू इंक्वायरी किए शॉप का। मान लो शॉप का मार्केट वैल्यू आया 15 लाख, और मान लो वो शॉप को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 8 लाख में, लेकिन मार्केट वैल्यू तो 15 लाख है, तो मतलब मार्केट वैल्यू 7 लाख बढ़ गया है। तो ए और बी पक्का चाहेंगे कि शॉप का वैल्यू को 15 लाख कर दें, बढ़ा दें, 8 लाख से 15 लाख कर दें, बढ़ा दें, और जो प्रॉफिट हो रहा है 7 लाख वो आपस में बांट लें। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और सी को एडमिशन दे देते हैं, और मान लो सी के आने के कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट होता है और फर्म को बंद करना पड़ता है। जब फर्म बंद होता है तो फर्म का सारा एसेट डिस्पोजल किया जाता है या इन सिंपल लैंग्वेज बेचा जाता है, तो शॉप भी बिकेगा। शॉप अगर 8 लाख में अपीयर कर रहा है, बिकेगा करीबन 15 लाख के आसपास, तो जो प्रॉफिट होगा 7 लाख के आसपास उसमें सी भी अपना क्लेम करेगा, लेकिन एक्चुअली में उस पे सी का क्लेम बनता नहीं है, उस पे तो क्लेम ए और बी का बनता है। इसीलिए ए और बी डेफिनेटली चाहेंगे कि नया पार्टनर सी को एडमिशन देने से पहले उस बिल्डिंग का वैल्यू को रिवैल्यू कर लें, और जो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन करने से वो आपस में बांट लें। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं ए और बी ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया। अब सी यानी कि न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि वो क्यों चाहेगा कि रिवैल्यूएशन हो एसेट्स का। मान लो ए और बी जब बिजनेस स्टार्ट किए थे 10 साल पहले, उस समय एक कंप्यूटर परचेज किए थे, मान लो 50,000 रुपए में। ठीक है। अब 10 साल के बाद अच्छा वो कंप्यूटर परचेज किए थे अपना बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने के लिए। अब मान लो 10 साल बाद भी वो कंप्यूटर उनके पास है और वही काम उससे कर रहे हैं वो अकाउंट मेंटेन करने का, और वो कंप्यूटर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में उनके बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है मान लो 40,000 में, डिप्रिसिएशन काटने के बाद 40,000 में अपीयर कर रहा है। अब 10 साल पहले तो कंप्यूटर का पेंटियम 1 होगा या पेंटियम 2 होगा, अभी तो पेंटियम 7 तक आ गया है, तो पुराना कंप्यूटर का मार्केट वैल्यू तो एकदम गिर गया है। वो पुराना कंप्यूटर जो पेंटियम 1 वाला पेंटियम 2 वाला वो तो अभी डब्बा बन गया है खाली गेम खेलने वाला।
तो उसका मार्केट वैल्यू मान लो बहुत गिर गया है, उसका मार्केट वैल्यू मान लो कुल 5,000 रुपया हो गया, लेकिन वो बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 40,000 में। तो सी जो नया पार्टनर है वो बोलेगा ए और बी को, भैया तुम तो कंप्यूटर दिखा रहे हो बैलेंस शीट में 40,000 में, उसका मार्केट वैल्यू तो कुल 5,000 है, इसका वैल्यू को घटाओ और जो लॉस हो रहा है आपस में बांटो। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और मैं एडमिशन लेता हूं और कल अगर किसी कारणवश फॉर्म बंद हो जाता है तो वो कंप्यूटर जो आप शो कर रहे हो 40,000 में 5,000 में बिकेगा, 35,000 का नुकसान होगा, मुझको भी सहना पड़ेगा तुम्हारे साथ साथ, तो मैं क्यों सहूं? ये तो तुम्हारा पाप है, तुम क्यों सहो कि नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर। पार्टनर चाहते हैं, सारे पार्टनर चाहते हैं कि एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लें। अगर वैल्यू बढ़ गया है तो बढ़ा लें और वैल्यू घट गया है तो घटा लें, और उससे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर में बांटा जाए ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? तो ये सब करने के लिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, करेक्ट? रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? अब मैं आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री, जर्नल एंट्री भी बताऊंगा और उसका अकाउंट में पोस्टिंग भी बताऊंगा। तुम पहले क्या करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लो मेरे साथ साथ। एक सिंपल सा अकाउंट बनेगा, इसमें खाली पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम होगा, पर्टिकुलर और अमाउंट कॉलम होगा, डेट वेट का आवश्यकता नहीं है। ये क्रेडिट साइड का हो गया, ये डेबिट साइड का हो गया। भले पर्टिकुलर अमाउंट, ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है? ऐसा कि अकाउंट एक बना लो अराउंड आधा पेज का। अब मैं यहां एंट्री पास करूंगा 1 बाय 1 और उसको पोस्टिंग करूंगा, ठीक है? अच्छा, एंट्री बताने से पहले तुमको और एक चीज बताऊं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसमें सिर्फ क्या आएगा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अगर रिवैल्यूएशन के कारण एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है तो जितना चेंज हो रहा है बस उतना ही आएगा। तो जब एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होगा या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और लॉस अगर हो रहा है
तो डेबिट साइड में आएगा, है ना। ये आपका फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट है, अप्लाई कर सकते हो कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है ना फाइनल अकाउंट में, और लॉस डेबिट साइड में आता है, ठीक है। सुनो, अब पहला ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, एंट्री फॉर इंक्रीज, एंट्री फॉर इंक्रीज in the value of asset, in the value of asset अगर एक एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, बाय एसेट अकाउंट, बाय एसेट अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे इंक्रीज, ब्रैकेट में लिखोगे इंक्रीज, ठीक है। अब ये एंट्री का लॉजिक आपको समझा रहा हूं, पहले आपको समझा रहा हूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस एंट्री में एसेट अकाउंट डेबिट हुआ और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्यों, देखो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, एंट्री फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, हाँ? अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा हमारा तो प्रॉफिट है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। मैं आपको बोला था ना, जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, एसेट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं 11th में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आर डेबिट, पढ़े हैं, याद है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट आर डेबिट, मतलब अगर एक एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो, पढ़े, इसीलिए एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, क्लियर। अब दूसरा एंट्री, एंट्री फॉर डिक्रीज, एंट्री फॉर डिक्रीज in the value of asset, in the value of asset, ठीक है। इसका एंट्री होगा, उल्टा हो जाएगा,
इंक्रीज का ये एंट्री था, तो डिक्रीज का उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना, टू एसेट, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे डिक्रीज, ठीक है, समझ में आया? अब इसका लॉजिक देखो, अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है, अगर हमारे एसेट का वैल्यू घट रहा है तो हमारे लिए नुकसान है, लॉस है, और लॉस होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, इसीलिए डिक्रीज डेबिट साइड में आया, इसीलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। अच्छा, एसेट क्रेडिट क्यों हुआ? हम पढ़े 11th में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आर क्रेडिट, पढ़े ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आर क्रेडिट, या एसेट का वैल्यू अगर घट रहा है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तीसरा, एंट्री, ये दो एंट्री एसेट का हो गया, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। अब करेंगे लायबिलिटी का, एंट्री फॉर increase, entry for increase in the value of liability, in the value of liability, entry for increase in the value of liability। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना, क्या लिखकर? टू लायबिलिटीज, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे इंक्रीज, ठीक है। अब इसका लॉजिक देखो, यहाँ लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका एक लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि आपको अधिक पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो अगर एक लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए नुकसान है। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा।
इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ। अब लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हम पढ़े हैं 11th में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर क्रेडिट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर क्रेडिट। या फिर लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट करो, इसलिए लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है। चौथा, एंट्री फॉर decrease, entry for decrease in the value of liability, in the value of liability, ठीक है। अगर लायबिलिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखकर? बाय लायबिलिटी अकाउंट, बाय लायबिलिटी अकाउंट या लायबिलिटीज अकाउंट। ब्रैकेट में लिखोगे डिक्रीज, ठीक है। अब इसका लॉजिक, अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो आपके लिए प्रॉफिट है ना, क्योंकि फ्यूचर में आप कम पैसा दोगे तो आपका प्रॉफिट है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। आपका लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अच्छा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम पढ़े 11th में कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर डेबिट, है ना। अगर लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है तो उसको डेबिट करो, इसलिए लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हुआ। देखो, पहला दो एंट्री जो मैं लिखाया था वो एसेट से रिलेटेड था। पहले में इंक्रीज हो रहा था एसेट, सेकेंड एंट्री में एसेट डिक्रीज हो रहा था। फिर जो एंट्री लिखाया थर्ड और फोर्थ, ये लायबिलिटी से रिलेटेड है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में लायबिलिटी बढ़ रहा है, फोर्थ में लायबिलिटी घट रहा है। और दो हैं, लिखो, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर है
एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट इसका एंट्री बताने से पहले आपको ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है वो बताऊंगा। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो फिजिकली हमारे पास है लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब हमारे बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा एसेट हो सकता है जो हमारे पास है, हमारे पास मतलब हमारे बिजनेस के पास है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो हमारा पार्टनरशिप फर्म आज से 5 साल पहले किसी कंपनी का शेयर परचेज किया था, ठीक है। शेयर खरीदने के 1 साल बाद या 2 साल बाद उस शेयर का रेट मार्केट में ड्रामेटिकली गिर गया, बहुत गिर गया। तो हमको लगा कि अब ये हमारा लॉस है एंटायर वैल्यू, तो हमने राइट ऑफ कर दिया उसको। राइट ऑफ कर दिया मतलब हमने उसको एक्सपेंस मान के पीएल अकाउंट में दिखा दिया, मतलब हमने उस समय एंट्री किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मतलब वो एसेट राइट ऑफ हो गया। अब वो एसेट, अब वो इन्वेस्टमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा, लेकिन हमको जो शेयर सर्टिफिकेट मिला होगा वो तो हम फाड़ के फेंकेंगे नहीं, वो तो अपने पास रखे रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में अगर इसका वैल्यू बढ़ा तो कुछ तो मिलेगा इसको बेचने से। फ्यूचर में अगर इसका वैल्यू बढ़ा इसको बेचने से कुछ तो मिलेगा, तो वो शेयर सर्टिफिकेट हम अपने पास रखे थे। अब एडमिशन के समय उस शेयर का वैल्यू मार्केट में कुछ आ गया, उसका वैल्यू कुछ बढ़ गया, लेकिन वो शेयर का वैल्यू तुम्हारे बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है। उसका मार्केट वैल्यू आ गया है लेकिन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हमारे बैलेंस शीट में अपीयर नहीं कर रहा है, तो वो हो गया एक तरह का अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। अब एडमिशन के समय बोलता है कि उसको रिकॉर्ड करना है या उसका अकाउंटिंग करना है, मतलब उसको रिकॉर्ड करना है। इसका एंट्री क्या होगा? अनरिकॉर्डेड asset account debited, unrecorded asset account debited to revaluation account, to revaluation account। ये एंट्री
रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट। अब इसका लॉजिक क्या है? देखो, एक एसेट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एक एसेट जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, अपीयर नहीं कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में 0 है, अपीयर नहीं कर रहा है मतलब 0 है। अब मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ गया तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब एसेट तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। सेम लॉजिक, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डेबिट, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट हुआ। ये हो गया 5वां नंबर है एंट्री। 6वां नंबर है एंट्री। एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग, एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बदले में हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग। एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बदले हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जैसे होता है अनरिकॉर्डेड एसेट वैसे ही होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब इसका एंट्री रिवर्स हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, तुम्हारा नुकसान है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, ये एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, है ना। ठीक है, अब इतना एंट्री करने के बाद देखोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा साइड हैवी है। अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो क्रेडिट साइड को पहले ऐड करोगे। ये रूल तो आपको पता ही है, जो साइड हैवी होता है वो साइड पहले ऐड करते हैं, फिर सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे।
सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे, है ना। फिर यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे, यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे। ये बैलेंस को हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो यहां लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो हम अज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर दो हैं, ए और बी। तो इस प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड कर देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और यहां लिख देना ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसको ब्रैकेट में लिखना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो इस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या हुआ? इस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री क्या हुआ? इस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री हुआ 7 नंबर में लिखेंगे एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड हैवी होता तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता, बैलेंस क्रेडिट साइड में आता। इसको क्या बोलते? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या इसको बोलते? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसको भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करते ओल्ड रेशियो में, यहां लिखते बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लो ए ओल्ड पार्टनर है ए और बी, हम एज्यूम किए थे ना, इसी लॉस को ए और बी में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। लॉस का एंट्री रिवर्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
लिख के रखो। 8वां नंबर है एंट्री फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपको तो इतना आइडिया है ही कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ तो कभी होगा नहीं, है ना? या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना। आपको सारा एंट्री याद होना चाहिए। अभी जो लिखाया मैं करीबन 8 एंट्री, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाता है इंक्रीज, किस साइड डिक्रीज, वो भी आपको याद होना चाहिए। कमिंग वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ के आओगे तो प्रॉब्लम आपको आराम से समझ में आएगा, जो मैं क्लास वीडियो में करूंगा। ठीक है? ओके बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।